हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इस क्लास में हम सब फर्स्ट वर्ल्ड वार का लास्ट क्लास में जो हमने कारण बताए थे, आज के इस क्लास में हम सब उसके परिणाम को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बड़े विस्तार से इस बात की चर्चा की कि प्रथम विश्व युद्ध की जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ क्या थी, वो कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसने कि प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया, या प्रथम विश्व युद्ध के पीछे वो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसने कि इतने बड़े युद्ध को पूरे विश्व के स्तर पर जन्म दिया। इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया, चाहे फिर अमेरिका, वो किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ और लाखों करोड़ों लोग जो है इसमें हताहत हुए और करोड़ों की संपत्ति जो है वो क्या है कि नष्ट हुई। यानी कि एकदम कह सकते हैं कि चाहे अर्थव्यवस्था के नुकसान के दृष्टिकोण से हो या फिर जन यानी कि मानव संसाधन को नुकसान के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व के मानव संसाधन का इससे बड़ा ही नुकसान हुआ। और इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध की जो कह सकते हैं कि बात है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से कल के क्लास में हमने बड़े विस्तार से इस बात की चर्चा की कि प्रथम विश्व युद्ध की जो परिस्थितियाँ थी, जो पृष्ठभूमि थी, वो क्या था। और अगर आप पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो फिर आप इस बात को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि वास्तव में क्या, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जिम्मेदार राष्ट्र कौन था, यानी कि वो कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अगर इस तरह से कहा जाए तो कभी कभार क्या होता है कि कोई भी जो देश इसमें इन्वॉल्व हुआ, जो भी उसने भाग लिया, उसमें से कोई भी देश ये नहीं कहेगा कि मेरी वजह से जो है वो क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। हर एक देश ये कहेगा कि भाई हम तो डिफेंस में इसमें शामिल हो गए, रक्षात्मक कदम के तौर पर जो है हमें इसमें शामिल होना पड़ा, अदरवाइज मेरा कोई भी इंटेंशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार को जन्म देना नहीं था। तो इसी के अंतर्गत जो है हम सब लास्ट में जो है जब हम लोग परिणाम को समझ ले, या पहले ही अगर हम लोग समझें, हम लोग इस बात को पहले समझ ले कि वो कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा देश है जिसको हम इस युद्ध का कारण या उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर जो है वो क्या होता है कि कोई जो है ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराता है, कोई सर्बिया को, कोई रूस को, कोई जो है जर्मनी को ठहराता है। ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस हो गया और साथ में सर्बिया ये सारे जो देश है, ये सारे देश पर जिम्मेदारी जो है वो क्या है कि डाली जाती है। और उसमें से कोई जो है वो राष्ट्र खुद को नहीं कहता है, लेकिन वो क्या है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सब किसी न किसी रूप में जो है वो क्या है कि इसके फैक्टर्स है, उसके कारक। तो आप क्या करेंगे कि आपका कुल मिलाकर जो लब्बो लुबाब है, जो आपको ध्यान रखना है उसमें ये कि कोई एक देश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सभी देश कम या ज़्यादा किसी न किसी रूप में जो है इसमें इन्वॉल्व है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और इसमें पूरी बात आपको एक्सप्लेन करना है तो आप पूर्वी समस्या जो आपको हमने बताया था, है ना, स्टर्ड प्रॉब्लम, वो स्टर्ड प्रॉब्लम बता दीजिए। और आप ये बताइएगा कि वास्तव में क्या होता है कि जब आधुनिक युग की शुरुआत जो है वो क्या होता है कि जब नए राष्ट्रीय राज्यों का उदय होता है विश्व के स्तर पे, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस वगैरह, तो उन सारे देशों में एक बात की जो समान रूप से जो कामना देखी गई, और वो कामना थी विश्व में क्या करना, अपने अपने उपनिवेश को प्राप्त करना। ठीक है, ताकि जो है वो क्या कर सके, उससे व्यापार कर सके। बुलियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा सोना को प्राप्त कर सके, अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बना सके, रिच बना सके। ये जो है करीब, मतलब कह सकते हैं कि सारे देश, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, कह सकते हैं नीदरलैंड, ये सब, डेनमार्क, इन सारे देशों का एक कॉमन जो है वो क्या है कि एक इच्छा जो थी वो थी विश्व में अपने अपने उपनिवेश की स्थापना करना। और उपनिवेश शुरू में तो नहीं था कि जाके हम युद्ध करें, और वहाँ पे शुरू में था कि व्यापार के माध्यम से ज़्यादा सोना और चांदी को हासिल करना। लेकिन होता क्या है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जब औद्योगिक क्रांति होती है, तो औद्योगिक क्रांति में जो है वो क्या होता है कि एक प्रकार से
एक प्रकार से क्या होता है कि उसकी जो औद्योगिकरण करने वाले जो राष्ट्र होते हैं, उस राष्ट्र की ज़रूरतें बदल जाती है। कच्चा माल चाहिए था, साथ में जो है उसे अनाज चाहिए था, और सबसे बड़ी बात बाजार चाहिए था। और उसकी प्राप्ति की वजह से क्या होता है, उपनिवेश को प्राप्त करने की एक होड़ जो है उसमें जो है वो क्या है कि प्रारंभ हो जाता है। तो उन्हीं परिस्थितियों में क्या होता है कि ये जो शुरुआती जो कंपटीशन होता है उपनिवेश को प्राप्त करने का, उसमें इटली और जर्मनी पीछे रह जाता है। और उसका कारण क्या होता है कि उसका यूनिफिकेशन नहीं हुआ रहता है, वो सब छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होता है। वहाँ सामंतवाद अभी जो है एकदम कह सकते हैं कि अभी अपनी मजबूती से पकड़ बनाए हुए था, और अभी उस तरह से वहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अभी तक उभरा नहीं था, जैसा कि पश्चिमी यूरोप के अन्य राष्ट्रों में उभर चुका था। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फिर जब 1870-71 के आसपास में जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, तो फिर क्या होता है कि वो भी अपने देश को समृद्ध बनाने की दिशा में ले जाने के लिए वो क्या करता है, वो भी साम्राज्यवादी मानसिकता से ग्रसित हो जाता है। और फिर जाकर जो है फिर क्या होता है कि जो है तब यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय जो गहमा गहमी का वातावरण बनता है। वही जो गहमा गहमी का वातावरण है वो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके प्रथम विश्व युद्ध में परिणत हो जाता है। एक तो आप इस तरह का एक छोटा सा जो है आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो एक फैक्टर ये है, अब इस फैक्टर में आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? क्या केवल ब्रिटेन को ठहराएंगे? क्या केवल फ्रांस को ठहराओगे? जर्मनी इटली को नहीं ठहराएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। साम्राज्यवाद की मानसिकता से तो हर एक देश ग्रसित है। तो हर एक देश जब ग्रसित है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं, अगर ऐसा तो नहीं था ना कि जर्मनी और जब रूस जो है अपने साम्राज्य विस्तार की बात सोचने लगा, इटली सोचने लगा, तो ब्रिटेन ने यूं ही छोड़ तो नहीं दिया ना। उसने ये तो नहीं कहा कि नहीं भाई चलो हमने इतने सालों तक लाइफ मतलब जो है साम्राज्य और उपनिवेशवाद की जो विचारधारा है उस विचारधारा का लाभ उठाया, चलो अब तुम उठा लो। ऐसा तो नहीं था ना। तो कहने का मतलब है कि होड़ तो सब में, तो होड़ सब में सब प्राप्त करना चाहता है, और सबके इसी प्रतियोगिता की वजह से अंतर्राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक कह सकते हैं कि तनावपूर्ण वातावरण तैयार हुआ। और वही तनावपूर्ण वातावरण अंततः जाकर जो है वो क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो सही है। यहां तक कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कोई एक देश ज्यादा जिम्मेदार है और कोई कम है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ईस्टर्न प्रॉब्लम आई, यानी कि जब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य जो है वो कमजोर पड़ने लगा, तो एक तरफ से समझ जाइए जब वो पावरफुल था, जब वो शक्तिशाली था, तो उस दौरान उसने मतलब आप समझ जाइए अफ्रीका का उत्तरी जो हिस्सा है, फिर आप कह सकते हो दक्षिणी और पूर्वी यूरोप का जो हिस्सा है, ठीक है, इसके बाद सेंट्रल वेस्ट जो एशिया है, यानी कि मध्य पश्चिम का जो एशियाई राष्ट्र है, उन सारे देशों पर उसका बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल था, बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल था। ठीक है, लेकिन जब जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा जाता है कि जब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, तो कमजोर जब पड़ने लगा तो फिर क्या होता है कि एक प्रकार से वहां पर एक पॉलिटिकली एक वैक्यूम की स्थिति, अभी तो पूरी तौर से तो नहीं था, लेकिन कमजोर जैसे जैसे हो रहा था, एक पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति, एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति जो है वहां पर क्या है कि उत्पन्न होने लगी थी। तो उस जाहिर सी बात है जहां पर स्थान रिक्त होगा तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई जो है वो राष्ट्र आता है। तो सेम चीज वहां पर हुआ कि वहां पर एक प्रकार से जब पूर्वी ईस्टर्न प्रॉब्लम जब प्रारंभ हुआ, जब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा, तो उसके मतलब कह सकते हैं उसके कंट्रोल वाले जो भी कह सकते हैं कि जो ऑटोमन साम्राज्य था, उस साम्राज्य के स्थान को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे देश आते हैं। उसमें रूस सर्वोपरि सबसे पहले आगे आता है, क्योंकि वो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के बहुत ही करीब राष्ट्र होता है। तो वो कहता है कि नहीं, अगर ऑटोमन साम्राज्य का कह सकते हैं कि खात्मा हो रहा है, समापन हो रहा है, तो उसके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को उस पर कंट्रोल करने की जो सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है वो रूस को होना चाहिए। ठीक है, इसका विरोध कौन करेगा? ऑस्ट्रिया करेगा। इसका विरोध कौन करेगा? फ्रांस करेगा, ब्रिटेन करेगा। और क्या कारण है, ये कल के क्लास में हमने इसका विस्तार से चर्चा कर लिया। तो रूस अपनी इच्छा प्रकट करेगा, वो ऑटोमन साम्राज्य को नेस्तनाबूद करना चाहेगा, काला सागर में प्रवेश करना चाहेगा, डार्डेनल्स बॉस्फोरस की जो है जल संधि के पर अपना कंट्रोल स्थापित कर भूमध्य सागर में कह सकते प्रवेश कर दुनिया में छा जाना चाहता है।
ठीक है। तो फ्रांस का भी जो है वो कह सकते हैं कि उसके कान खड़े होंगे, ब्रिटेन के कान खड़े हो जाएंगे, ऑस्ट्रिया के कान खड़े हो जाएंगे। और ऑस्ट्रिया हंगरी, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी में हैप्सबर्ग वंश का शासन है। ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया कहने का मतलब है ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दोनों पहले एक राष्ट्र हुआ करते थे। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम में जब हम देखेंगे ना, तो आप इस बात को समझिए, ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग अलग, हंगरी एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाता है। पोलैंड पर रूस का कब्जा होता है, पोलैंड जो है वो क्या हो जाता है, वो भी स्वतंत्र हो जाता है। चेक जाति के लिए चेकोस्लोवाकिया बनता है। इसी तरह से स्लाव जाति के लिए यूगोस्लाविया बनता है, जो सर्व वगैरह सर्बिया रूबिया की बात। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है, जो कि पहले सर्बिया की राजधानी हुआ करती थी, है ना। तो ये सब राष्ट्र बनेंगे, है ना। तो मेरी बात यहाँ पे केवल ये कहना है कि ऑस्ट्रिया हंगरी भी अपना इंटरेस्ट रखता था कि भाई काला सागर में डेन्यूब नदी हमारा जो है उसका मुहाना है, रूस उसमें घुस जाएगा तो हमें जो है परेशान करेगा हमारी। और वो साथ में तुर्की ओटोमन साम्राज्य के विघटन का लाभ वो खुद भी उठाना चाहता था। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसमें आपको देखने में दिख रहा है, आप कह सकते हो कि रूस भी जिम्मेदार था उसमें, जो है ऑस्ट्रिया हंगरी खुद भी जिम्मेदार था, फ्रांस भी जिम्मेदार था, ब्रिटेन भी जिम्मेदार था, है ना, और तुर्की भी जिम्मेदार था। तुर्की जिम्मेदार क्यों होगा? तुर्की जिम्मेदार ये होगा कि भाई जो आप जब कमज़ोर हो रहे थे, है ना, तो जो है उसने क्या किया कि उसमें जो बाल्कन राज्य थे, है ना, उस बाल्कन राज्य पर अपना जो है कंट्रोल, मतलब वहाँ पे कठोरता से वहाँ पर जो स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो क्या है कि जन्म ले रहा था, उसको आपने कठोरता से कुचलना प्रारंभ कर दिया। तो कुचलना जब प्रारंभ किया तो रूस जो है अपना स्लाव जाति का सर्व स्लाव सम्मेलन, तो इस तरह से सर्बिया इन्वॉल्व हो गया, ये हो गया। तो कुल मिलाकर जो है लब्बो लुबाब यही है कि और सारी बातें करने का मतलब है जस्ट लाइक रिपीटेशन, लेकिन दोनों में देखिएगा फर्क है। अगर आप जो है देखेंगे तो आपको कल की ही बात का एक रिपीटेशन दिखेगा, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, तो कारण में भी आपको जो है बताना पड़ेगा क्या क्या परिस्थितियां थी, साम्राज्यवाद क्या था, राष्ट्रवाद क्या, अंध राष्ट्रवाद क्या है, सैन्यवाद क्या है ना, ये सब चीज़ें, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा क्या था, ये सब पूर्वी समस्या क्या थी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायी देश कौन सा था, ठीक है, कौन सा देश इसमें जो है कह सकते हैं कि किस देश को जिम्मेदार ठहराया जाए, तो वहां पर भी कारण से ही रिलेटेड कुछ बातें वहां पर एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन वहां पे सैन्यवाद, साम्राज्यवाद ये सब कहेंगे, लेकिन एक अलग पॉइंट के रूप में नहीं, वहां पर जो है, और उस तरह से हमको क्या है कि दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और निष्कर्ष के तौर पे ये कहना होगा कि इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसी एक राष्ट्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जस्ट लाइक कि सेराजेवो हत्याकांड हुआ, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी, तो ऐसा नहीं है कि सेराजेवो हत्याकांड की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ये तो एक तरह से तात्कालिक कारण के रूप में वो काम कर गया, लेकिन वो कारण नहीं होगा। तात्कालिक कारण का मतलब ये होता है कि और सारे कारण पहले से ही एक लकड़ी के, सूखी लकड़ी के गट्ठर की तरह इकट्ठा हो चुका था, ठीक है, और उसमें केवल माचिस की तीली की आवश्यकता थी। तो माचिस की तीली जो है वो अकेले आग को जन्म नहीं दे सकता जब तक कि पेट्रोल, डीजल, सूखी लकड़ी ना हो, ये सब चीजें ना हो। तो क्या कोई माचिस की तीली कहीं पर भी आग लगा सकता? नहीं लगा सकता, ठीक है। तो जस्ट लाइक वही है, ऑस्ट्रिया पहले से ही मन बना रखा था कि हमें जो है सर्बिया के साथ युद्ध करना है। सर्बिया भी जो है पहले से ही जो है वो क्या है युद्ध का मन बना रखा था। क्यों भाई, जब आप सर्बिया कोई जो है सर्व राष्ट्रवादी जो आतंकवादी जिसने जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की थी पत्नी सहित, तो भाई आपको तो ऑस्ट्रिया ने तो मतलब जेन्युइन मांग की थी ना कि आप जो है वो क्या है कि उसको दंडित करो, आप हमको 48 घंटे के, ठीक है, थोड़ी सी शर्तें कठोर हो सकती है, लेकिन अगर उसने हत्या की है तो सर्व राष्ट्रवादी थे, सर्बिया की जिम्मेदारी थी कि वो उसको क्या है कि पकड़ कर जो है वो दे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर वो दे देता, मान लीजिए कि वो सर्बिया राष्ट्रवादी जो आतंकवादी जिसने हत्या की थी उसको पकड़ लिया जाता और उसे जो है ऑस्ट्रिया के हैंड ओवर कर दिया था, तो क्या प्रथम विश्व युद्ध नहीं होते? तो आप इसका जवाब ना में दे सकते हो कि नहीं होते, नहीं, या मतलब कहने का मतलब है उसका वो युद्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है।
तो वो एक बहाना मिल गया, वो तात्कालिक कारण, लेकिन कारण तो ऑलरेडी बहुत सारे जो है वो क्या है कि जन्म ले चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज के ये चीज एक बहुत मतलब एक छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन वो डिस्कस्ड हो गया कि हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो परिणाम क्या हुआ है ना। इसमें देखिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल कोशिश करूंगा उसे बताने का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पेरिस की संधि और वर्साई की संधि, पेरिस की संधि क्या था कि एक ओवरऑल सारे देशों के बीच हुआ था, लेकिन पार्टिकुलर शासक के साथ अलग अलग संधि भी की गई, जैसे वर्साई की संधि, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कहा जाता है वो इंग्लिश में, लेकिन ऐसे हिंदी में वर्साई की संधि कहते हैं। वो जो है वो किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ हुआ था। और वर्साई की संधि में कह सकते हैं, सॉरी, जर्मनी के साथ हुआ था। तो जर्मनी के साथ हुआ, तो जर्मनी के साथ कह सकते हैं कि बहुत ही, मतलब देखिए इस युद्ध का अगर रिजल्ट देखिएगा तो मित्र राष्ट्र जीत गए थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, इटली, इन सब की पराजय हुई थी। ठीक है, इन सब की पराजय हुई, तो पराजित राष्ट्र थे। और जब पेरिस की संधि हुई तो उसमें कुल मिलाकर क्या था कि एक प्रकार से जो पराजित राष्ट्र थे ना, उस राष्ट्र के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है, जर्मनी का जो है, आप समझ जाइए कि 1870 का फ्रांस प्रशा युद्ध हुआ था। तो फ्रांस जो है वो क्या किया था कि जर्मनी जो था वो फ्रांस की पराजय हुई थी उस युद्ध में, और जर्मनी क्या किया था, प्रशा क्या किया था कि उसने फ्रांस का एल्सास लोरेन का प्रांत अपने हिस्से कर लिया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। लेकिन जब वो पेरिस की संधि होती है, और फ्रांस जो है ना वो पहले से ही मतलब जो है वो अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयार, मतलब जो है मौके की तलाश में था एक प्रकार से। यानी कि 1870 में जो फ्रांस प्रशा का युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस की पराजय हुई थी, और फ्रांस का अल्सास लोरेन का जो प्रांत है, वो प्रांत पर जो है वो कहा जाता है कि जर्मनी का कब्जा हो जाता है, प्रशा का कब्जा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब एक प्रकार से मतलब उसी समय से फ्रांस हमेशा इस बात की फिराक में रहता था कि कब एल्सास लोरेन का प्रांत उसे मिल जाए, कब उसे मौका मिले और जर्मनी को मजा चखाए। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हाँ ठीक है, इन सब की जब पराजय हो जाती है, तो पराजय जब हो जाती है तो फिर क्या होता है, पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि होती है और उसमें जर्मनी के साथ सबसे ज्यादा नुकसान तो जर्मनी को हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आर्थिक रूप से। इसके बाद इटली को भी हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रिया को भी हुआ, तुर्की का तो वजूद ही मिट गया। ठीक है ना, रूस को भी हुआ। ठीक है, रूस का आप सोच लीजिए, रूस का क्या हुआ था। रूस जो है उसके पहले राजतंत्र मोनार्कियल, जो हमने आपको बताया जार शासन था, निकोलस सेकेंड। इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई, वहां पे राजतंत्र का पतन हो गया और वहां पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आपको पता है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में। तो आप जो है वो देख रहे हो रूस का किस तरह से बेड़ा गर्क हुआ। उसके हिसाब से अगर एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि भाई वहां पर जो है मतलब राजतंत्र का खात्मा, निरंकुश शासन का खात्मा हुआ और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। लेकिन ओवरऑल उस वंश का तो नुकसान हुआ ना, उसको रोमोनोव वंश कहा जाता था। ठीक है, उस वंश का पतन हुआ। तो फिलहाल मेरा जो कहना है, मेरा ये कहना है कि जब हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट में क्या है, आप क्या उसका जो है परिणाम देख सकते हैं। इसको हमने कल के क्लास में तो आपको कारण बताए थे ना। अब देखिए इसके परिणाम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बहुत मतलब जो है सामान्य सी बात है कि भाई इतना बड़ा युद्ध है, ठीक है, दुनिया के जो है कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को जो है जन धन की एकदम जो है कह सकते हैं कि मतलब घनघोर जो है खर्च जो है वो किया गया, उसकी हानि की गई। जस्ट लाइक धन जन का संहार, मतलब आप सोच लीजिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मारे गए थे इस युद्ध में किसी न किसी रूप में। 37 देश, 36 या 37 कंट्रीज जो है वो इसमें इन्वॉल्व था। शायद जो है 13-14 ऐसे कंट्रीज थे जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जैसे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, है ना, ये सब, नॉर्वे, ये सब देश इसमें इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेन भी इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि धन जन का भयानक संहार, भयानक जो है कह सकते हैं कि हानि होती है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अर्थव्यवस्था को, धन को नुकसान कैसे होता है? धन को नुकसान होता है ऐसे
कि भाई आप जो धन किसके लिए है, धन का जो एक कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि मुद्रा का जन्म क्यों हुआ, तो मुद्रा का जन्म जो है वो किसी युद्ध जनित वातावरण या कह सकते हैं कि हथियारों को खरीदने के लिए नहीं हुआ। हम डे टू डे लाइफ में वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो हम सरलता से कर सकें, है ना, इस वजह से। और वस्तु कैसी वस्तु, वैसी वस्तु जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जो मनुष्य के वजूद को बरकरार रखने के लिए आवश्यक हो, मनुष्य के वजूद को मिटाने के लिए नहीं, मनुष्य के वजूद को बरकरार रखने के लिए जो जरूरी है, उन सारी वस्तुओं को आसानी से सरलता से प्राप्त कर सके, इसलिए मुद्रा का जन्म हुआ, धन का जन्म इसीलिए हुआ। लेकिन होता है कि उस धन का प्रयोग जब आप युद्ध में करने लगते हो, अगर आप मनुष्य की तरक्की के लिए आप कर रहे हैं, मनुष्य के उत्थान के लिए आप कर रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि धन का सकारात्मक इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल मानव के अस्तित्व को मिटा देने के लिए करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि अनावश्यक इस्तेमाल। और धन का फिर क्या हो जाता है, हम इसको तब धन की बर्बादी हो रही है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, हर देश अपने आप को जो है, जर्मनी अलग से जो है बोल रहा है कि भाई जब तक हमारा जो है हमारी नौसैन्य दृष्टिकोण से हम उतना ताकतवर जब तक नहीं हो जाते हैं जितना ताकतवर हमारी थल सेना है, तो हम रुकेंगे नहीं, हम एकदम पूरी ताकत लगा देंगे। आप अभी ऐसे सोचो कि अगर अभी जो आज का बजट, जो कल का बजट भारत का आया, उसमें जो है कह सकते हैं कि 13% के आसपास, जीडीपी का 13% के मतलब 13% जो है वो क्या है की गई है। अब आप खुद सोचिए कि ये 13% आप कह सकते हैं मजबूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है गलत कर रहे हो, मजबूरी है, यानी कि ये हम चाइना से मुकाबला करना है, हमारा मुकाबला जो है पाकिस्तान से होना है, तो हम अपने आप को क्या करना है, रक्षा को मजबूती से खड़ा करना है। तो मजबूती से खड़ा करना है तो आप क्या कर रहे हो, आपको जाहिर सी बात है अमेरिका से कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ रसा से खरीदोगे, इजराइल से खरीदेंगे, आप उसमें पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो ना। तो वो पैसा इन्वॉल्व जो है वो किस में हो रहा है कि पाकिस्तान अगर हमारे सामने हमसे युद्ध करता है तो उसको मिट्टी में मिला देना है, चाइना युद्ध करेगा उसको एकदम मजा चखाना है। तो आप क्या कर रहे हैं, या कोई भी देश जो है ऐसा हो क्यों रहा है, आप इसको हम तरक्की नहीं कहते, इसको हम ये नहीं कहते, ये कहीं ना कहीं मनुष्य के जो है धन और जन का एक प्रकार से मतलब जो है बेवजह खर्च है, इसको हम कहेंगे इसका मतलब दुरुपयोग करना। तो वही हुआ वहाँ पर भी जो है प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में, जब हर एक देश ये चाहता था कि हम सैन्य दृष्टिकोण से इतना ताकतवर बन जाएं कि हमें कोई देश हिला ना सके, या किसी देश के सम्मुख हमें जो है कमज़ोर ना होना पड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर क्या होता है कि धन जन का संहार, ये दिखाता है कि धन जन का संहार होता है, ठीक है। इस आर्थिक संकट कैसे होगा, आप ऐसे सोचिए, आर्थिक संकट कैसे होगा, तो आप देखिए कि एक तो संकट क्या होगा कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में लोगों की आवश्यकता है। युद्ध कौन लड़ेगा, युद्ध तो जाहिर सी बात है सैनिक जाएंगे लड़ने के लिए। तो इतने ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता थी भिन्न भिन्न देशों को अपने अपने हिसाब से, कि कहा जाता है कि उस देश के स्टूडेंट्स और टीचर्स तक को जो है क्या होना पड़ा, उस युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ा। मतलब आप सोचिए आज के डे टू डे लाइफ में जो स्कूल के टीचर हैं, ठीक है, स्कूल के टीचर्स जो है वो लोग कहते हैं, अब हकीकत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई जैसा अभी वर्तमान सरकार है वो काम जो है बहुत पूरा लेती है, सरकारी सेवक जितने हैं उन सारे, ठीक है। तो वो टीचर्स कहते हैं कि पढ़ाने के अतिरिक्त तो और सारा काम हो जाता है, पढ़ाना जो है वो क्या वो कम होता है, बाकी और काम, मिड डे मील योजना है, इलेक्शन कराना है, तमाम तरह की चीज़ें जो है वो सब कराए। तो प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था, उसमें क्या था कि अब आप देखिए वहाँ पे चलिए आप मिड डे मील में चुनाव करा रहे हैं, ये एक सकारात्मक जो है वो क्या है कि आपकी सेवा ली जा रही है, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए भेज देना, तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो मेन काम था वो काम से आपको, इसमें क्या होता है कि देखिएगा कि आर्थिक जो संकट है वो संकट क्या है, अब युद्ध हो रहा है तो उसमें जान माल की हानि हो रही है। आपका कहीं ना कहीं जो कृषि के क्षेत्र में मजदूर हैं
उन मजदूरों का या आर्थिक जो गतिविधियों में जिन लोगों की आवश्यकता है वो उन लोगों की जो कमी वो युद्ध में, चूंकि वो युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, विशेषकर पुरुष वर्ग जो है वो युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, इसलिए लोगों की कमी हो रही है। अब लोगों की कमी हो जाएगी आर्थिक उपार्जन में, जब लोग रहेंगे नहीं तो मात्रा वगैरह। और एक चीज और जान लीजिए कि इस युद्ध का एक परिणाम जो है ना, वो परिणाम में जब आप यहाँ पे देखिएगा सामाजिक प्रभाव, तो सामाजिक प्रभाव में क्या होता है कि पुरुष जो मेंबर है वो तो युद्ध करने चले जाते हैं ना, युद्ध करने चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या है कि जो भी आर्थिक गतिविधियों का जो भी केंद्र होता है वहां पर लोगों का अभाव होने लगता है। अभाव होने लगता है तो क्या होता है, फिर महिलाएं निकलती है अपने घर से, जो अब तक जो है कह सकते हैं कि चार दीवारी में कैद थी, अभी जो है अपने दरवाजे की दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी। अब वो क्या है कि चूंकि पुरुष लड़ने चले गए, आर्थिक गतिविधियां ठप हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था कि अब कौन काम करेगा, तो महिलाओं को जो है वो क्या होता है कि उसमें लगाया जाता है, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का जो एक कह सकते हैं कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक उपार्जन में, आर्थिक गतिविधियों में जो एक सहभागिता आज देखने को मिलती है, याद रखिएगा इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। और उसका कारण क्या था, कारण आप समझ में आ गया। तो मैं अभी फिलहाल सामाजिक प्रभाव नहीं बता रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि आर्थिक संकट क्या था। आर्थिक संकट था कि लोग चले गए थे युद्ध करने, जिसको काम करना चाहिए था, जिसको आर्थिक उपार्जन करना चाहिए था, धन का अर्जन करना चाहिए था, सकारात्मक, वो जा रहे युद्ध लड़ने, वहां पे मर गए। वहां पर कह सकते हैं कि आप मानव के ही अस्तित्व को मिटाने के लिए मानव को भेजा जा रहा था। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे आर्थिक संकट, और क्या होता है ना, जैसे किसी देश के कल कारखाने पर हमला कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें होती थी ऐसे, खेतों में कृषकों का जो है उत्पादन, उस सब को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की स्थिति जो है वो क्या है कि उत्पन्न होती है। इसके बाद देखिए, चार महान साम्राज्यों का अंत। चार महान साम्राज्य कौन कौन सा था? चार महान साम्राज्य का अंत हो जाता है। चार महान साम्राज्यों का अंत, ठीक है। वो चार महान साम्राज्य कौन कौन सा है? एक तो जर्मनी, इसके बाद ऑस्ट्रिया, रसिया, टर्की। ये चार जो है वंश का जो है वो क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जर्मनी में होहेनजोलन वंश होता है, इसका पतन हो जाता है। ऑस्ट्रिया में हैप्सबर्ग, हैप्सबर्ग वंश का अंत हो जाता है। और रसिया में रोमोनोफ या रोमोनोव, रोमोनोव या रोमोनोव वंश का अंत हो जाता है। और तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, तो चार बड़े बड़े साम्राज्य धाराशाही हो गए। मतलब आप युद्ध कर क्यों रहे थे भाई? आपको दुनिया में क्या करना था? साम्राज्य का विस्तार करना था। लेकिन इसी को कहते हैं कि यहां पर जो है वो खुद को नुकसान हो जाता है, साम्राज्य का पतन हो जाता है। जर्मनी का होलन वंश, ऑस्ट्रिया का हैप्सबर्ग, ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ रहता है, ऑस्ट्रिया से हंगरी को अलग कर दिया था। रूस पोलैंड, रूस का कब्जा रहता है पोलैंड में, पोलैंड स्वतंत्र हो जाता है।
ठीक है, रूस का क्या होता है, रूस का पोलैंड का स्वतंत्र तो हुआ ही, और रूस में जो जारशाही निरंकुश शासन था उसका अंत हो जाता है वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो चार महान साम्राज्यों का क्या हो जाता है, अंत होता है, नए राष्ट्रों का जन्म। नए राष्ट्र का जन्म क्या होगा, नए राष्ट्रों का जन्म अगर बात की जाए, नए राष्ट्रों का जन्म, चेक जाति के लिए चेकोस्लोवाकिया, स्लाव जाति के लिए युगोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया नहीं, युगोस्लाविया। चेक जाति के लिए चेकोस्लोवाकिया बना, स्लाव जाति के लिए युगोस्लाविया, ठीक है, स्लाव जाति के लिए क्या बन गया, युगोस्लाविया। समझ में आ रहा है। हंगरी एक देश बना, हंगरी एक स्वतंत्र देश बना, ऑस्ट्रिया से अलग हटकर, ठीक है। इसी तरह से पोलैंड जो है एक देश बना, और पोलैंड जो है वो क्या होता है कि ये एक प्रकार से, ठीक है, ये रूस से, आज भी देखिए रूस पोलैंड में तनातनी है कि नहीं, रसा से अलग हटकर। इसी तरह से उसको कहते हैं कौन सा, बाल्टिक राज्य। बाल्टिक राज्य कितने लोगों को मालूम है, ज्योग्राफी वाले बच्चे बताइए, बाल्टिक राज्य कौन कौन सा बाल्टिक राज्य है, कितने लोगों को मालूम है। बाल्टिक, रशियन यूक्रेन वार में भी सेम। महेंद्र वॉइस कट रहा है, अभी भी कट रहा है वॉइस, ठीक है, जल्दी बताइए बाल्टिक राज्य कौन कौन सा है, कितने लोगों को मालूम है। बाल्टिक राज्य कितने लोगों को मालूम है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एकदम सही है, ठीक है। ये सब जो है इसी समय स्वतंत्र होगा, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। इस तरह से जर्मनी, रूस हो जाएगा, फ्रांस, इस सब के सीमा में परिवर्तन हुआ, तो नए नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रवाद का प्रसार, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रसार क्या होगा, ये चीज समझिएगा कि राष्ट्रवाद का प्रसार का मतलब है, आप इसी तरह से समझ लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ा। अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ, क्या हो रहा था, आपको पता है। राष्ट्रवाद कैसे जन्म ले रहा है, राष्ट्रवाद कैसे जन्म ले रहा है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में कौन सा आंदोलन चल रहा है हिंदुस्तान में, होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन चला क्यों, तो इसलिए चला
क्योंकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को ये लगता था कि ये मौका बहुत अच्छा है। और आयरलैंड में, ठीक है ना, आप अगर देखिए तो राष्ट्रवाद का प्रसार की बात करें, राष्ट्रवाद का प्रसार, तो यहां पे देखिए सबसे पहली बात कि आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चल रहा था। वहां पर मूवमेंट चल रहा था ब्रिटेन के विरुद्ध। ये 1921, यहाँ पे जो ये आंदोलन चलता है 1921 के आसपास, थोड़ा बहुत ईयर का कुछ फर्क हो सकता है, के आसपास स्वतंत्र हो जाता है। ये प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों की देन। इसी तरह से हमने आपको बताया था कि हुआ क्या था कि एक संकट था, मोरक्को का संकट, है ना। मोरक्को जो है अफ्रीका में एक देश था, एक देश है, ठीक है ना, जिसकी राजधानी रबात है। मोरक्को का करेंसी जो है वो दिरहम है, ये आपको शायद पता होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब मोरक्को की बात आती है, मोरक्को संकट क्या था सर, 1991 में ये अलग हुए थे ना, 1991 में ये अलग हुए थे। किससे अलग? ये आपस में अलग हुआ था नहीं मालूम है, बट प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में ये तो अब ये तो देखना पड़ेगा। नहीं, ओ अच्छा, आप 1991 में सोवियत संघ वाली बात, नहीं, ये जो है ना, ये 1991 की जो बात आप कह रहे हो, सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, नहीं, ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तो उसमें नहीं था। जहां तक मेरे पता है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तो नहीं है, वो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, ये सब राष्ट्र जो है ये सब अलग हुए थे, ये सब स्वतंत्र हुआ था सोवियत संघ से। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र होने वाले देशों में नहीं था, वो उस पर यूएसएसआर का कंट्रोल नहीं था जहां तक मुझे पता है, ठीक है ना। वो ऐसे में मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो है 15 राज्य अलग हुए थे सोवियत संघ से, और सोवियत संघ से जो 15 राज्य अलग हुए हैं उसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया वो नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूएसएसआर का विघटन, ठीक है, देखिए इमेज हो गया, ठीक है, नहीं है वो, है ना, ये चीज ध्यान रखना है कि वो राष्ट्र नहीं है एस्टोनिया, ठीक है। चलिए इसको देख लेंगे ऐसे, लातविया, लिथुआनिया दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, चलिए इसको देख लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप मेरी बात समझिए, ये स्वतंत्र तो हुआ, अगर हुआ था तो मेरा केवल इतना कहना है कि इस पर कहीं ना कहीं जो है एकदम कह सकते हैं ना कि पूर्ण रूपेण जो है इसको अभी आज़ादी नहीं मिली हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन सारे स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, हाँ मैं बात कर रहा था आयरलैंड 1921 के आसपास स्वतंत्र हुआ। इसी तरह से आप देखिएगा, जो मैं मोरक्को संकट की बात कर रहा था कि वास्तव में क्या था कि ये जो अफ्रीका का जो क्षेत्र था, ठीक है, जो भी इस तरह से, तो इसमें क्या ना, एक राष्ट्र था इजिप्ट, इसके बाद एक राष्ट्र आप मान लीजिए मोरक्को है, और एक राष्ट्र कांगो, ठीक है, कांगो कहीं पे होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इस जो इजिप्ट है, इजिप्ट पर क्या होता है कि ब्रिटेन का कंट्रोल होता है, ब्रिटेन का। तो यहां पे भी क्या होता है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहां पर भी स्वतंत्र होने राष्ट्रवादी संघर्ष का जन्म होता है, और ये इजिप्ट भी 1922 ईस्वी के आसपास में जो है ब्रिटेन से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो यहां पे आयरलैंड स्वतंत्र होता है, उधर किधर इजिप्ट हो गया, और इधर इंडिया स्वतंत्र तो नहीं हुआ, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की जो गहमा गहमी है 1914 से 18 के बीच में, आप देखिएगा 1916 में होम रूल आंदोलन चलता है, और इस होम रूल आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1919 में या 1917 की बात कर लीजिए
तो ब्रिटिश सरकार ये स्वीकार करती है कि मतलब जो है हमारी इच्छा है कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों को शामिल किया जाए, यानी आत्मनिर्णय का अधिकार। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब लड़ा जा रहा था तो दो गुट थे ना, एक था एक्सिस नेशन था, केंद्रीय शक्तियां थी, धुरी राष्ट्र जिसको कहते हैं, जिसमें जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया हो गया और तुर्की वगैरह था, ठीक है। उसके अगेंस्ट की अगर हम बात करें तो अगेंस्ट में कौन था, तो वो तो आपने देख ही लिया कि वहाँ पर रूस हो जाएगा, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है। इसके बाद जो है सर्बिया हो जाएगा, ये सब राष्ट्र इधर दूसरे में थे। तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब जर्मनी वगैरह सब की जो है वो क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो हार जब हो जाती है तो आपको ये पता है कि जब मित्र राष्ट्र संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, प्रत्येक देश को आत्मनिर्णय का अधिकार है, अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है, अपने हिसाब से अपने देश की व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार है। तो जो जो उपनिवेश थे साम्राज्यवादी देशों का, उन सारे देश के जो लोग थे उन लोगों ने भी ये समझा कि भाई जब मित्र राष्ट्र का उद्देश्य ही है आत्मनिर्णय का अधिकार देना, ठीक है, उसका सम्मान करना, तो भारत के लोगों ने सोचा तो ये बात तो हमारे लिए भी है। तो उन लोगों को एक उम्मीद जगी थी, कह सकते हैं एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में एक होम रूल आंदोलन चला भी। तो 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई जिसमें कहा गया कि नहीं, ब्रिटिश सरकार की नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को शामिल किया जाए, ठीक है। उसके बाद 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया, 1919 में अधिनियम आया। तो अधिनियम में क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, भारतीयों को शामिल किया गया। यही 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई थी, है ना। आप ध्यान रखिएगा 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई थी। इसलिए कभी भी ये सवाल पूछा जाए कि प्रांतों प्रोविंशियल ऑटोनोमस की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत आया, 1919 भी दिया रहेगा, 1935 भी दिया रहेगा, तो 1935 का अधिनियम होगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1919 के अधिनियम से। पहले ट्रांसफरेबल विषय, फिर बाद में रिजर्व विषय भी दे दिया गया। तो फिलहाल यहाँ पर जो है, तो आप इस तरह से राष्ट्रवाद का प्रसार होता है, ये भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। राजतंत्र को आघात, है ना। तो राजतंत्र को आघात जो पहुंचा, जस्ट लाइक वही चीज है कि आप देख लीजिए ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश का अंत हो जाता है। इसी तरह से जो है जर्मनी में होहेनजोलन वंश का, उसका अंत हो जाता है। रसिया में रोमानोव वंश का अंत हो जाता है, ठीक है। तुर्की में भी ओटोमन साम्राज्य जो है जार वो उस्मानिया सल्तनत का, उसका अंत हो जाता है। तो एक तरह से क्या होता है कि राजतंत्र का पतन होता है और उसके बाद वहां पर जो व्यवस्था स्थापित होती है, अपेक्षाकृत क्या होता है कि वहां पे लोकतंत्र की जो है बात, गणतंत्र की बात, इस तरह से मानवाधिकारों की बात, इस तरह की बातें जो है वो होने लगती है। इसको आप देखते होंगे कि लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि राजतंत्र को आघात लगा, ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि राजतंत्र को आघात लगा, लेकिन उदय किसका हो गया, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह लोकतंत्र, हर जगह गणतंत्र की ही बात आई, लेकिन अधिनायकवादी और तानाशाह का भी उदय होता है। और कैसे उदय होता है आप समझ जाइए, अधिनायकवादी और तानाशाह की बात। इसमें एक चीज और देखिएगा, इसमें एक मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा परिणाम क्या होता है कि दुनिया में क्या होता है, अनेक वादों की भी एक नए नए वाद का जन्म होता है। और वो नए नए वाद क्या होते हैं, आप ऐसे नोटिस करोगे आप, जैसे इटली में क्या होता है, फांसीवाद का जन्म होता है मुसोलिनी के नेतृत्व में। आप यहां पर ये समझ लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम की अगर बात की जाएगी ना, तो परिणाम में देखिए एक चीज क्या है, यहां द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। ये द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी और इटली का जो पार्टिसिपेशन रहा, और जब मित्र राष्ट्र जीत गए तो जर्मनी और इटली के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, बहुत बुरा सलूक किया गया। बहुत बुरा सलूक करोगे आप तो वहां पर क्या होता है कि हिटलर का जन्म होता है जर्मनी में, और मुसोलिनी का उदय होता है, ठीक है। और वो एकदम कह सकते हैं कि अंध राष्ट्रवाद का जो है वो समर्थक हो जाता है, और भयानक जो है वो क्या करता है कि वहां पर कह सकते हैं फांसीवाद, और उसको क्या कहते हैं, फांसीवाद और हिटलर का नाजीवाद, है ना। तो हिटलर का नाजीवाद का जन्म होगा, इटली का फांसीवाद, फिर हो जाएगा रूस में साम्यवाद, ठीक है, जापान में सैन्यवाद का उदय होगा। ये सब नए नए वादों का उदय होगा। वाद मतलब इज्म, विचारधारा जिसको कहते हैं, नए नए वादों का उदय।
वादों का उदय। जापान में सैन्यवाद, रूस में साम्यवाद, फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट और भी, जब रूस में साम्यवाद का जन्म हुआ तो साम्यवाद क्या है? एक प्रकार से समाजवादी बंदोबस्त है, और समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण, और सरकार का नियंत्रण होगा तो कल कारखानों का क्या किया जाएगा? राष्ट्रीयकरण। कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण होगा, और कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण होगा यानी सरकार के कंट्रोल में जाएगा, तो पूरी दुनिया को राष्ट्रीयकरण का एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। हिंदुस्तान में भी नेशनलाइज हुआ था ना, नेशनलाइज्ड ऑफ द बैंक्स जो है ना। तो यहां पर क्या होता है कि राष्ट्रीयकरण का एक कॉन्सेप्ट है, एक वाद के रूप में समझ लीजिए, और साथ में जो है वाद जो है इज्म, विचारधारा। वादों का मतलब होता है विचारधारा, तो राष्ट्रीयकरण की भी एक विचारधारा का जन्म होता है। ठीक है, इसी को इज्म कहेंगे, इज्म। जैसे फासिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म, मिलिट्रिज्म, इज्म सब में लगा है ना, मिलिटरिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म नहीं लिखेगा, कम्युनिज्म। अगर कम्युनलिज्म लिख देंगे तो सांप्रदायवाद हो जाएगा। यह है कम्युनिज्म, यह है फासिज्म, यह है नाजिज्म, और ये नेशनलाइजेशन हो गया। नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा नए नए वादों का उदय। लिख लिया? चलिए इसके बाद देखते हैं, फिर से देखते हैं और क्या है ना। अंतरराष्ट्रीय, सॉरी ये तो कारण में आ गया था। हाँ, राजतंत्र को आधार, उपनिवेशों में जागरण जो है ना, राष्ट्रवाद का प्रसार, उपनिवेशों में जागरण, वही चीज है। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में। यानी कि एक चीज ध्यान रखना है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का नहीं होना, है ना, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का नहीं होना, यह प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि भाई कारण तो जमा हो गया, एक देश दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो भाई आप देश के अंदर की अगर समस्या है तो देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं, उन संस्थाओं के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर भारत का अमेरिका के साथ, भारत का रूस या चीन के साथ अगर कोई विवाद होता है, तो भाई उस जगह पे क्या होता है कि एक इंटरनेशनल संगठन का एक एहसास, कमी का एहसास होता है, और वो एहसास अगर वो संगठन नहीं है तो आप हेल्पलेस महसूस करते हो, और फिर क्या होता है कि जो दो देश के बीच जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष दिनानुदिन जो है वो क्या कि प्रबल और सबल होता चला जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था कि किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का अभाव था, जो अंतरराष्ट्रीय जो देशों के बीच का जो तनाव है, उस तनाव को कम कर सके। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया
तो जो कमी महसूस की गई उस कमी को पूरा करने की कोशिश हुई और फिर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। हालांकि आप ये कह सकते हो कि ये सफल नहीं रहा। क्यों नहीं सफल रहा, किस आधार पे कहोगे? अगर ये सफल होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ ही नहीं होता। तो इसका मतलब है कि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में, अपने मंतव्यों में वो सफल नहीं हो सका। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमने ये दिल से महसूस किया, हम मानव ने, कि कोई ना कोई ऐसा संगठन होना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो है इसका असर क्या होगा। चलिए परिणाम असफल हुआ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से एक संगठन बनाया, यूएनओ बना। तो यूएनओ जो बना उसमें हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ जो है वो अगले विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। क्यों नहीं रोक सका? इसकी कमियों को हम सब मानव ने क्या, विभिन्न देशों ने पकड़ लिया। इसलिए 45 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो संगठन बना वो राष्ट्र संघ जैसे विफल ना रहे, इसलिए उसकी जो कमियां थी उन कमियों को वहां पे दुरुस्त कर लिया गया। इसलिए यूएनओ अभी जो है, यूएनओ की स्थापना के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ है। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तो आप यूएनओ का ठीक है बहुत सारा एकदम कह सकते हो कि एकदम ताबड़तोड़ एकदम कार्रवाई ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत साहब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, कहाँ यूएनओ है? यूएनओ का पता ही नहीं चल रहा है कि वो शांत कर ले, है ना। तो कहने का मतलब है, लेकिन फिर भी क्या है कि फिर भी एक देश तो है ना जहाँ पर पाकिस्तान भी चाहता है कि हम वहाँ पे कश्मीर के मुद्दे को उठाएं, भारत उसको डिफेंड करता है, भारत कहता है कि गलत कर रहे हो आप, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसा मंच है ना जहाँ पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस तरह की जो भी ग्रीवेंसेस होता है विभिन्न देशों के बीच, वहाँ पर एक सॉल्यूशन का एक तरीका ढूंढा जा सकता है। तो यूएनओ मतलब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना ये अपने आप में, इसके बाद देखिए ये राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ना, ये हम लोग कभी अलग से पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद यूएनओ की स्थापना। वैज्ञानिक प्रगति क्या है, बस इतना समझ लीजिए। वैज्ञानिक प्रगति जो है वहाँ पर क्या होगा कि वैज्ञानिक प्रगति में युद्ध हो रहे हैं ना, युद्ध हो रहे हैं हर देश। अभी आप समझ लीजिए कि रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है ना, रूस यूक्रेन युद्ध से मतलब एक समझ आए रूस में हथियारों की जो है कह सकते हैं कि निर्माण की एकदम एक ताबड़तोड़ जो है वो क्या है कि एकदम कार्रवाई वहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसी तरह से नाटो देशों में, चूंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध कभी भी विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो जब युद्ध की परिस्थितियां होती है तो वहां पर अपने आप स्वाभाविक रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तमाम तरह से जो है वो डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। हथियारों का निर्माण के लिए कुशलता, मतलब ज़्यादा मारक क्षमता वाले हथियार बनाने के लिए तमाम तरह के, तो अपने आप में क्या होता है, साइंस की जो है वो तरक्की होती है, ठीक है। हथियार बन गया, अब हथियार का एकदम जखीरा तैयार किया जा चुका है, तो भाई मानव जो है, मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पर हथियारबंदी का, जिसको दितांत कहते हैं, न्यूक्लियर डिटेंट है ना, इस तरह से, तो उसको रोकने की एक कोशिश होगी। और इसलिए देखिएगा यो नेशन लीग ऑफ नेशंस है, इस लीग ऑफ नेशंस के तत्वावधान में क्या होता है कि 1932 ईस्वी में जेनेवा में एक कन्वेंशन होता है, ठीक है, एक सम्मेलन होता है कि नहीं, हथियारों का जो है ये जखीरा जो तैयार किया जा रहा है ये मानव विनाश के लिए जो है वो मानव अस्तित्व के लिए सही नहीं है, तो इसलिए इसको रोका जाए, यानी रोकने की भी एक कोशिश जो है वो प्रारंभ हो जाती है। जो बाद में आपको देखते हैं CTBT, NPT, ये सब चीज़ें जो आता है वो सब चीज़ें आप देखते होंगे, ठीक है। हथियारबंदी, अमेरिका की आर्थिक सर्वोच्चता। अब आप सोचिए कि अमेरिका जो था ना, प्रथम विश्व युद्ध के पहले अमेरिका एक ऋणग्रस्त राष्ट्र था। ऋणग्रस्त राष्ट्र कहने का, और ऋणग्रस्त राष्ट्र था यानी कि अपने देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए वो ऋण पर निर्भर था, और वो ऋण ज्यादातर जो है वो किस राष्ट्र से, वो ब्रिटेन से लिया था, ठीक है, ब्रिटेन से लिया था अमेरिका अपनी तरक्की के लिए ऋण के तौर पे, ऋण से जो है वो मतलब ऋण के थ्रू जो है वो पैसा प्राप्त कर रहा था और डेवलपमेंट कर रहा था। एक तरह से वो कर्जदार देश था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में अमेरिकी जो उत्पाद होता है उस उत्पाद का यूरोपीय देशों में, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उसकी मांग बढ़ने लगती है, लेकिन जो यूरोपीय राष्ट्र अमेरिका से जो वस्तुएं मंगा रहे थे उसके बदले में निर्यात कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब का गहमा गहमी युद्धों में एक प्रकार से सब लोग इन्वॉल्व थे। तो अमेरिका से पैसा मतलब जो है वस्तुएं मंगा तो रहे थे, लेकिन वो निर्यात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर निर्यात करते और आयात भी करते तो बैलेंस होता, तो उतना नुकसान कह सकते हैं कि जो यूरोपीय राष्ट्र है उसको नहीं होता और अमेरिका को बहुत फायदा भी नहीं होता, ठीक है। बस गिव एंड होता, इधर से जाता उधर से आता किसी और रूप में।
लेकिन क्या था, अमेरिका से निर्यात हो रहे थे, अमेरिका से यूरोपीय राष्ट्र आयात तो कर रहे थे लेकिन बदले में कुछ निर्यात नहीं कर पा रहे थे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके पक्ष में चला जाएगा? अमेरिका के पक्ष में। और अमेरिका बहुत पैसा कमाया, आप समझ जाइए। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में जो कर्जदार देश था ना, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप समझ जाइए कि एक साहूकार देश में तब्दील हो गया। ऋण लेने वाले नहीं, ऋण देने वाले देश के रूप में तब्दील हो गया। तो अमेरिका की सर्वोच्चता जो है वहां पर क्या होता है कि स्थापित होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अमेरिका के साथ और भी प्लस पॉइंट क्या था ना, कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान इसलिए भी नहीं हुआ कि वो 1917 के आसपास में शामिल होता है। मेन तो कंसंट्रेशन यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। लेकिन अमेरिका जो है इन्वॉल्व तब होता है जब 1917 ईस्वी में ब्रिटेन की एक जहाज को जो है जर्मनी का एक पनडुब्बी जो है वो गिरा देता है, डुबो देता है। तो उसमें जो है जो सवार 200 या 250 जो भी लोग होते हैं उसमें से मैक्सिमम जो है अमेरिकी नागरिक होते हैं। और उसी वजह से क्या होता है कि जर्मनी के अगेंस्ट में अमेरिका भी युद्ध में कूद जाता है। और तब प्रथम तो 17 तक तो आप जो है वो क्या रहे थे, आप एकदम अपने आप को रोके हुए थे। फिर 17 में जाके शामिल, तो एक तो कम समय के लिए लड़ते, दूसरी बात है कि निर्यात आपका ज़्यादा बढ़ गया था, आपकी वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई थी। तो अमेरिका की सर्वोच्चता जो है वो क्या होता है, स्थापित होता है, आर्थिक सर्वोच्चता। सामाजिक प्रभाव में क्या होगा? सामाजिक प्रभाव में सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि इसके पहले क्या था ना, अपार्थिड समझते हैं, नस्लवाद की, भेदभाव की भावनाएं जो है बहुत ही ज़्यादा प्रबल और सबल थी, गोरे काले का जो है, ठीक है। लेकिन युद्ध जब लड़ाया जाएगा तो आप गोरा और काला देखेंगे क्या? आप सब सैनिकों के, सब की नियुक्ति सैनिकों के रूप में करोगे, गोरा हो काला हो, ठीक है। और ऐसे लोग तो और हट्टे कट्टे होते हैं, तो वो तब को उन सब का तो युद्ध के दौरान कहीं और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल जो है अपना बाउंसर जो रखता है, वो हट्टा कट्टा जो थोड़ा सा जो है कम गोरा वाला होगा ना, वो ज़्यादा खतरनाक दिखेगा, है ना। कम वो जो है वो क्या है कि वो कहीं ज़्यादा एकदम कारगर तरीके से जो है अपना एक इम्पैक्ट, बाउंसर का मतलब है सामने वाले पर जो है वो क्या करना, अपना एक रौद्र वातावरण जो है वो क्या है कि रखना। तो रौद्र वातावरण जो है या रौद्र जो रूप होता है वो कहीं ना कहीं जो है, हालांकि मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ ऐसा मतलब हो सकता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि आप देखिएगा जो भी अफ्रीकन नस्ल के जो लोग हैं वो ज़्यादा हट्टे कट्टे दिखते हैं, ज़्यादा ताकतवर दिखेंगे, ज़्यादा जो है वो क्या है कि लगेगा कि अगर वो गुस्सा हो जाएगा तो लगता है कि कहीं कुछ जो है वो कुछ ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आ सकता है। तो जब युद्ध हो रहे थे तो उस युद्ध की परिस्थिति में क्या हो रहा था कि वहाँ पर क्या गोरा क्या काला, इस बार के बजट में साबे उधारी से ही है 34%। हाँ सही बात है। जैसे ही भारत ड्रोन निर्माण कर रहा, सर नाजिज्म क्या है? महेंद्र प्रजापति जी, नाजिज्म क्या है ये हम आपको बताएंगे। अभी आप परेशान मत होइए, अभी तो हिटलर वाला ये सब तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच का भी जो है, इसके बाद वही सब पढ़ना है, ठीक है ना। नाजिज्म जो है जस्ट लाइक नाजीवाद जो है वो एक मतलब अधिनायकवादी डिक्टेटरशिप का जो है एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बारे में बताएंगे, यहूदियों से वो कैसे घृणा करता है, क्यों घृणा करता है, क्यों यहूदियों का जो है कत्लेआम करता है। जो अभी फिलिस्तीन जो इजराइल जो है वो कैसे बना था, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो जो है कहीं ना कहीं जर्मनी का हिटलर यहूदियों से इतना घृणा करता था कि दुनिया भर के मतलब जो है यहूदी वगैरह वो सब भाग कर जो है पहुंच गए वहाँ पर इजराइल के क्षेत्र में, और वो कहने लगे कि नहीं ये मेरा क्षेत्र, और धीरे धीरे वो अपना अवसर वहाँ पे स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ नाजिज्म बताएंगे, फासिज्म जो है, फासीवाद, नाजीवाद, कुल मिलाकर एक अधिनायकवादी स्थिति, अधिनायकवाद जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, जिसके अंतर्गत वो ये कहता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उस मतलब इस विचारधारा से ग्रसित जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ये कहता है कि जो तमाम तरह की जितनी भी व्यवस्था है उस व्यवस्था पर मेरा कंट्रोल है और कोई चूं चपड़ नहीं करेगा, जो मैं कह रहा हूं बस उसी के हिसाब से करना है। कोई लोकतंत्र नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, जो मैं कह रहा हूं। यानी कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन को वो क्या करता है, अपने हाथ में ले लेता है। किसी को हिलने डुलने की आज़ादी नहीं है, किसी को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की इजाज़त नहीं है। तो नाजिज्म और फासिज्म जो है ये एक अधिनायक तंत्र का जो है, डिक्टेटरशिप का जो है वो क्या है कि वो उदाहरण है, जिसमें एक व्यक्ति सारी शक्तियां खुद में ही जो है कंसंट्रेट कर लेता है और उसकी अवहेलना करने वाले को भयानक क्रूरतम सजा वो देता है।
ये है आपका नाजिज्म और फासिज्म। नाजिज्म फासिज्म क्या है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर भारत का संविधान आपके पास किताब है ना, भारत के संविधान वाली किताब में देखिए ना, वहाँ पे दिया हुआ, वहाँ पर तो जो पहला राजनीतिक शब्दावली है ना, उसमें देखिएगा फासिया डी कम्बेटिमेंटो जो है वो क्या है कि एक संगठन था जो अपनी ताकत जो है, तो फासियो डी कॉम्बेटिमेंटो ये जो है एक पार्टी है इटली में, उसकी ये विचारधारा थी, इसलिए फैसियो डी कम्बेटिमेंटो यानी फैसियो से वो फासिज्म हो गया। इसी तरह से वहां पे नाजिज्म भी जो है कॉन्सेप्ट होगा, उसी से नाजिज्म हो जाता है। समझ में बात आ रही है? फासीवाद अलग नाम है, नाजीवाद अलग नाम है, लेकिन दोनों में अंतर नहीं है, दोनों अधिनायकवादी की बात करता है, डिक्टेटरशिप। लेकिन इटली में फैसियो डी कम्बेटिमेंटो जो है वो क्या है, उसके नेतृत्व में ही आता है तो वो फासिज्म हो जाता है। वहां पर इसी तरह से किसी के नेतृत्व में, इसलिए वो नाजीवाद हो जाता है। क्लियर है ना? तो अभी इसके बारे में, और आप देखिएगा पहला संविधान का वो चैप्टर जरूर पढ़िएगा जिसमें लोकतंत्र, धर्मतंत्र, राजतंत्र, उसमें देखिएगा उसमें फासीवाद और नाजीवाद को भी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन उसका दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात किसकी कर रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे सामाजिक प्रभाव में क्या हुआ कि नस्लवाद की जो भावना एकदम खत्म हो गई ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो है कम हुई। सामाजिक प्रभाव में और क्या होगा, और आपको दिखेगा कि महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी होता है। और इसी समय आप समझ जाइए कि महिलाओं के अधिकार, ब्रिटेन वगैरह सब जो है ना, महिलाओं को अभी तक मतदान करने का अधिकार नहीं दिया था। फ्रांस वगैरह, स्वीडन वगैरह सब जो है वो क्या है 1944 या बाद में करेगा। यानी कि महिलाएं जब घर से बाहर निकलकर जब वो काम करने लगी, जब वो अपने अधिकारों के बारे में धीरे धीरे जागरूक होने लगी, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, तो महिलाओं की स्थिति में वो जो है बहुत बड़ा एक परिवर्तन होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप जो है ये चीज़ भी, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है एक और चीज़ देखिएगा कि एक बार जब हमें आपको जो है फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब जब पढ़ा रहा था, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर महिलाओं को मतदान का अधिकार, ये जस्ट एक फैक्ट है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, मतदान का अधिकार मिला, ये अपने आप में सीमित रूप में ही सही, वो अपने आप में जो है। तो देखिए सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार, सर्वप्रथम ठीक है, सर्वप्रथम 1890 में यूएसए के एक राज्य वायोमिंग ने दिया था। लेकिन यह अमेरिका का एक राज्य था। अगर सर्वप्रथम किसी देश की अगर बात की जाएगी, किसी देश में अगर बात की जाएगी, तो ये 1893, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और वो देश होगा न्यूजीलैंड में। और शायद देखिएगा 11 सितंबर का दिन था जब स्वामी विवेकानंद वहां पे भाषण दे रहे थे। 11 सितंबर है या 13 सितंबर, एक बार देख लीजिएगा। ये भी कहां मिलेगा ना, ये मिलेगा संविधान वाली किताब है। संविधान वाली किताब में आप देखिएगा भारतीय संविधान की विशेषता, उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार लिखा होगा। उसमें आपको लिखा होगा कि सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जिस देश ने दिया था वो न्यूजीलैंड। लेकिन एक और फैक्ट उसमें जोड़ लीजिएगा कि सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो 1890 में यूएसए के एक राज्य वायोमिंग ने दिया था। लेकिन सर्वप्रथम अगर किसी देश की बात आएगी तो 1893 का जो है न्यूजीलैंड में ये सब चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो ये सब है, ये सब आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये युद्ध का जो परिणाम है वो परिणाम हमने आपको बताया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था ये क्लियर हो गया। मुझे
पूरा उम्मीद है कि आपने इस बात को समझा होगा, पढ़ा होगा। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा और तब आप पढ़ोगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी 2-3 पॉइंट्स और बचे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया पेरिस की संधि और दूसरा है वर्साई की संधि और यूएन और लीग ऑफ नेशंस, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और जर्मनी का वीमर संविधान भी है सिलेबस में, देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा।